रेडी। नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी साहित्य की सेवा करने के लिए हम लोग फिर उपस्थित हो गए हैं। पिछले भाग में आपने देखा किस तरह से भाषा गति और प्रगति करती है। पहले भाग में आपने देखा भाषा है क्या, उसकी मूलभूत अवधारणा क्या है, और दूसरे भाग में हमने बताया कि भाषा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। ऐसे ही अ, हाँ, ऐसे ही 2012 में एक प्रश्न आया था। प्रश्न तो मुझे पूरा याद नहीं है, मिलता-जुलता हम बता रहे हैं आपको कि पारिवारिक वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? कुछ इस तरह का प्रश्न था। भाषा का ये डाला वर्गीकरण। तो प्रश्न कुछ इस तरह था, पारिवारिक वर्गीकरण, इसके कुछ नाम हैं। तो ऑप्शन था, देखो मुझे तो सब नहीं याद, थोड़ा सा याद है। वंशात्मक, कुला, हाँ ऐतिहासिक, सॉरी, ऐतिहासिक, इसे ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। और यह प्रश्न आया था आई थिंक जून 2012 में। पुराने पेपर हम हल करते रहते हैं, तो उसमें ये प्रकरण आया। यानी कि कुछ जो भाषा वैज्ञानिक पहलू है मूल, उसमें से भी प्रश्न आता है। अमूमन हम लोग छोड़ देते हैं उसको कठिन कह करके, या इम्पोर्टेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। उसका बढ़िया फॉर्मूला है कि आप क्वेश्चन पेपर बराबर देखते रहो। तो हम लोग आज सॉरी, आज यहीं से शुरू करेंगे। भाषा का वर्गीकरण। भाषा का वर्गीकरण और साथ में जो विश्व की भाषाएं हैं, विश्व की भाषाएं, उनको भी ऐड किया जाएगा। वैसे कोई एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन लगभग लगभग 3000 के आसपास भाषाएं हैं जो बड़े स्तर पर हैं। बड़े स्तर का मतलब वो मंडारिन और इंग्लिश स्पेनिश की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे अपने यहाँ भोजपुरी बड़े स्तर पर है, लेकिन वो मान्यता प्राप्त नहीं है, संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन ऐसी भाषाओं को गिने तो लगभग 3000 भाषाएं ऐसी हैं, उनको बहुत सारे लोग बोलते हैं। और नियर अबाउट भाषा वैज्ञानिकों ने 2796 2796 भाषाओं की चर्चा प्राप्त होती है। तो लगभग 3000 के आसपास हो गया। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। जलवायु परिवर्तन के साथ हमारी वाणी में परिवर्तन आता है। इस आधार पर आप देखो, आप दिल्ली में हो, जयपुर चले जाओ, और या आप अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, पानी बदलेगा, पता लगा नजल साउंड आपका हो गया। तो वाणी बदल गई। बड़े स्तर पर आप देखो, ऐसे घटना क्षेत्र दर क्षेत्र होती रहती है, और ढेर सारी भाषाएं इसमें शामिल हो जाती हैं। कोई भाषा जब दूसरी भाषा से मिलती है, तो एक ऐसी भाषा का निर्माण होता है जिसमें दोनों के गुण मिलते हैं। और जब इस तरह की भाषा मिलती है, दोनों को हम उपभाषाओं में कलेक्ट कर देते हैं, दो भाषाएं मिलकर के उपभाषाएं। और जब भाषाओं का जन्म किसी एक स्रोत से होता है, जिसे आप कहते हैं जिसके माता पिता एक हो, तो आप उसको भाषा परिवार कहते हैं। यहां अगर वर्गीकरण की बात करें, तो विद्वानों ने दो तरह के वर्गीकरण की बात की है। एक तो
रचना के आधार पर, जिसे हम कहते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण। और दूसरा होता है पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति जो मैंने बताया बनावट के आधार पर। देखो परीक्षा में इनके सिनोनिम आते हैं, इनको हम क्या क्या कह सकते हैं। जैसे भाषा को हमने कहा मानक भाषा, परिष्कृत भाषा, परिनिष्ठित भाषा, परिवर्धित भाषा। पिछली बार चर्चा हुई थी। तेरे गिलास मंगा दिया रहे तो रस मुंह सूख रहा है। इसे हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे रूपात्मक, रचनात्मक। रूप के आधार पर रूपात्मक, रचनात्मक। तो लगभग आप एक ही जैसा समझ सकते हैं ना। या इसको कह सकते हैं आप पदात्मक, पदाश्रित, पदात्मक, पदाश्रित, या व्याकरणिक, वाक्यात्मक। व्याकरणिक, वाक्यात्मक। रूप, रचना, पद, पदाश्रय और व्याकरणिक वाक्य, इनकी संरचना कुछ अलग अलग होती है। तो कभी परीक्षा में आवे विकल्प में तो एक ही समझें इसे आप। ओम। ठीक है। और इसमें जोड़ सकते हैं हम। ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि वाक्य रचना और शब्दों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको हम बोलते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। वाक्य और शब्द रचना के आधार पर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं तो शब्दों को कैच करिए। कहीं डिटेलिंग की आवश्यकता होगी तो हम इसमें आपको नोट करा देंगे। इसके अतिरिक्त हाँ, एक प्रश्न और आता है कि ये सबसे पहले वर्गीकरण दिया किसने। तो भ्रम न हो तो सटीक नाम बता देते हैं आपको। आकृति मूलक वर्गीकरण को प्रोफेसर श्लेगल ने दिया था। श्लेगल। और आपके लिए इतना पर्याप्त है जानना, है ना। सॉरी। इसके अतिरिक्त इसको अगर हम कैटेगराइज करें की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी विशेषताओं की बात हम कर सकते हैं। चलो इसका बताते साथ बताते हैं। वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक, ऐतिहासिक। वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक और ऐतिहासिक। देखो इसमें एक भ्रम होता है ए और ऐ में। यह स्वर है और मात्रा के रूप में भी यही है। यानी अगर इस पर हमने इस मात्रा को लगा दिया डबल हो गया, यानी ऐतिहासिक। ये देखा जाए तो ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक है ना। तो यहाँ कुल का अर्थ वंश, वंशात्मक कहें, वंशानुक्रमिक कहें, कुलात्मक कहें, और अपना इतिहास इनका है, क्योंकि बिना इतिहास के हम संदिग्ध हैं। यदि हम हैं तो हमारे माता पिता होंगे,
उनका हमारा कोई जन्म स्थान होगा। इतिहास हमारा पीछा कभी छोड़ता नहीं है। जब वंश की बात करें, इतिहास उसमें ऑटोमेटिकली आ गया। कम से कम भाषा वैज्ञानिक इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसमें हम चलते हैं, क्योंकि इस समय तो ट्रेंड नहीं है, लेकिन 19 के पहले अक्सर प्रश्न आता था। तो सिलेबस में सीधे दे दिया गया है पाली प्राकृत अपभ्रंश, यानी आधुनिक आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, लेकिन कहीं न कहीं छोड़ दिए हैं इन्होंने ऐसे संकेत जहां से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्योंकि जब हम भाषा विज्ञान की बात करते हैं, पद रचना, वाक्य रचना और अर्थ विज्ञान का, तो वहां पर गुंजाइश है कि प्रश्न इसे पूछ सकते हैं। तो दो चार बातें इसमें आप नोट कर लो। आकृति मूलक भाषाओं की विशेषताएं। आकृति मूलक रिकमेंड करें ईबीजीसी। ये क्या है सर? ये क्लास ईबीजीसी के लिए है? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है। यूजीसी नेट और पीजीटी के लिए है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक पहले बात इसको हम कह सकते हैं यह अयोगात्मक है। अयोगात्मक। अयोगात्मक का मतलब क्या होता है? जहां पर सॉरी, दो या अधिक शब्द अ, मिल करके न बनावे, बल्कि शब्द युग्म से हट करके हो, इकलौता हो, इसको एक और नाम देते हैं एकाक्षर या स्थान प्रधान भाषा। इसको ऐसे भी कहते हैं एकाक्षर, निरवयव या स्थान प्रधान भाषा। इसमें सामासिक पद कम होते हैं, सिंगल ज्यादा होते हैं। ये आप कह सकते हैं इसको स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा। जैसे स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा। जैसे चीनी भाषा है, ये चाइनीज। चाइनीज भाषा इसी मंडारिन भी आती है। इसमें क्या है कि प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, प्रतीक और चिन्ह। और इतने सारे प्रतीक हैं इसमें कि लगभग लगभग 11 साल सीखने में लगता है इसको, मंडारिन को। और एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है, ये थोड़ा सा हट करके है और हमें लगता है 1901 की बात है ये। स्वामी राम तीर्थ प्रोफेसर थे गणित के, और वो जापान से लौट रहे थे भारत, और समुद्र में शिप में एक बुढ़ा आदमी मिला। वो चाइनीज भाषा सीख रहा था। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन सी भाषा सीख रहे हो? बोले कि चाइनीज। लगभग 11-12 साल लगता है सीखने में। कहा उम्र कितनी है? कहा 90 साल। कहा जब आप सीखोगे 11 साल, तो इस्तेमाल कब करोगे? तो उलट करके उसने इनसे सवाल किया, तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 32 साल। कहा तुम इंडिया के हो क्या? कहा हाँ। आप लोग यही कहते हो कि काल निकट आ रहा है, भजन कर लो, 4 दिन की चांदनी, और सब तुम्हारे शरीर पर दिखाई पड़ता है। तो हमारे पास सिर्फ जीने का अनुभव है, मरने का अनुभव नहीं है। तो मरने का तो हम सोचे ही नहीं। तो ये पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या है, चाइनीज भाषा में आपने सुना होगा ना, जैसे बोलते हैं चिंग, चांग, चुंग, ये कुछ इस प्रकार बनाते हैं ऐसे, कहीं कहीं ऐसे ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे। ये सब प्रतीक होते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं अयोगात्मक भाषा,
ये सब डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। प्रतीकों का अपना अर्थ होता है। ऐसे तिब्बती भाषा कुछ ऐसे ही होती है, तिब्बती भाषा। ऐसे ही बर्मी भाषा होती है। बर्मी भाषा यानी कि आजकल म्यांमार बोलते हैं उसको हम लोग। दूसरी विशेषता, कुछ इसमें जो है गुण है योगात्मकता के, है ना। जैसे अयोगात्मक है वैसे योगात्मक भी है। योगात्मक भाषा, उदाहरण के तौर पे तुर्की भाषा। चलो ऐसे आप लिख लो, बहुत है। ठीक है, इसमें और कहीं कुछ आता नहीं। तुर्की भाषा, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रत्यय बहुत लगते हैं, प्रत्यय प्रधान भाषा। जैसे अ, अगर आप हिंदी से उदाहरण समझना चाहें इसका, जैसे आप कहते हैं राहगीर, यहां गीर लग गया। या पाठशाला, यहां लग गया शाला। ये बाद वाले जो शब्द हैं, ये पुछल्ले, इनको हम प्रत्यय बोलते हैं। आगे चल करके हम पढ़ेंगे इसको। कृत और तद्धित दो प्रकार के होते हैं, क्रिया और उनसे हट करके। तुर्की में इस तरह के शब्द बहुत मिलते हैं जहां पर प्रत्ययों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि प्रत्यय जुड़ गए तो हम बोलते हैं उसको योगात्मक। इसके अलावा है एक भाषा संथाली है, संथाली। अब आजकल जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शायद शामिल कर लिया गया इसको, संथाली को। कन्नड़ है और मफोर है। हमें लगता है बहुत है, लिख लो दो चार नाम। एक भाषा है जुलू, मुझे लगता है अफ्रीका में बोली जाती है। मफोर, तो इनको हम बोलते हैं आकृति मूलक भाषाएं। ठीक है, और इसमें कुछ है नहीं, मुझे नहीं लगता कुछ बताने योग्य है। संस्कृत, संस्कृत इसमें आप जोड़ दो संयोगात्मक भाषा, यानी संस्कृत। इसकी खास बात है संस्कृत की, इसमें जो प्रत्यय है जोड़ना नहीं पड़ता, वो प्रकृति में ही है, यानी कि मूलतः जुड़ा होता है। यानी कि प्रत्यय प्रकृति से संबद्ध है। लोग भागते हैं इससे क्योंकि लगता है थोड़ा टफ है। टफ नहीं है, एक बार टफ लगेगा, दोबारा आसान लगेगा, फिर और आसान लगेगा। शब्दों में अगर रुचि आप रखोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ऐसे हिंदी है, हिंदी को हम लोग बोलते हैं वियोगात्मक, इसी में जोड़ देते हैं वियोगात्मक। वियोग यानी योग का उल्टा, योग विहीन, जहां पर प्रत्यय अलग से लगते हो, है ना। प्रत्यय बाद में जुड़े। उदाहरण, जैसे अंग्रेजी है इंग्लिश, हिंदी है। अब आप देखो, जैसे अभी बता रहे थे ना पाठशाला, यहाँ शाला बाद में आई है, और पाठशाला एक शब्द हो गया। जब प्रत्यय बाद में जोड़े जाएं तो उसको बोलते हैं वियोगात्मक, यानी मूलतः वो उससे अलग है, जोड़ा गया। आप चाहो तो उसको अलग भी कर सकते हो।
संस्कृत में क्या करते हैं, आप उसकी व्याख्या करते हैं, विग्रह नहीं कर सकते। एक मौलिक भेद है दोनों में, एक होता है संधि और एक होता है समास। संधि का मतलब जिसका जोड़ दिखाई पड़े, समास जिसका जोड़ दिखाई न पड़े। तो संधि जैसे आप नट और बोल्ट होता, जब चाहो खोल लो। किसी दो स्थल खंडों के बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया आपने और गिरा दिया, झगड़ा हो गया, गिरा दिया, संधि हो गया, उठा दिया। देखिए समास क्या होता है, पानी और चीनी की तरह शरबत बना दिया आपने। अब शरबत को आप क्या है, पानी चीनी को अलग करना आसान कार्य नहीं है शरबत से। अब इसकी सिर्फ व्याख्या हो सकती है बस, इसको आप समझा सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। इसलिए समास को एक और नाम देते हैं ना, संक्षिप्त। घोड़े पर सवार, घुड़सवार, छोटा वाक्य हो गया। अब घुड़सवार शब्द में घोड़ा भी आ गया, उसकी सवारी भी आ गई, उसको आप व्याख्या कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते। यहां पर समझने के लिए वही बात है, जब वियोगात्मक कहें यानी कि मूलतः प्रत्यय से उसका वियोग है और बाद में जुड़ जाता है, संयोग हो जाता है। अच्छा, सॉरी। पारिवारिक वर्गीकरण जो है, इसकी बहुत चर्चा हुई है, पारिवारिक वर्गीकरण की। लोग आगे फिर चर्चा करेंगे इसकी, अभी तो संक्षेप में बात हो रही है। पारिवारिक वर्गीकरण, तो परिवार का मतलब वंश है, जिसके एंसेस्टर एक हो, पूर्वज एक हो, इसको वंशात्मक कहें। वंशात्मक एक ही बात है, वंशानुक्रमिक कहें, वंशानुक्रमिक एक ही बात है। इसके अलावा कुलात्मक कहें, एक ही बात है, कुलात्मक। ऐतिहासिक कहें, एक ही बात है। अभी चर्चा हमने किया था, इसमें दोनों चीजें हैं, रचना का भी ध्यान देते हैं और अर्थ तत्व का भी ध्यान देते हैं, है ना। दोनों महत्वपूर्ण है। रचना और अर्थ तत्व, रचना मतलब कैसे निर्माण हुआ, अर्थ तत्व यानी उसका लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, क्या कहना चाहते हैं, निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसमें हम इसके पास्ट को देखते हैं, यानी कि भाषा का इतिहास। ठीक है, ध्यान में रखा जाता है। भाषा का इतिहास ध्यान में रखा जाता है। और इतिहास कैसा, वर्ण, शब्द, वाक्य, अर्थ, क्या क्या हो गया, महत्वपूर्ण आधार क्या क्या हो गए। तो पहला आधार होता है ध्वनि, इसे आप कहते हैं वर्ण या ध्वनि वर्ण। दूसरा, दूसरा उससे बना पद, पद रचना यानी कि शब्द। तीसरा, पद के बाद जो है वाक्य आया, वाक्य रचना। तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वर्ण आया, पद आया, वाक्य। अब नंबर आता है अर्थ का, जिसे हम कहते हैं अर्थ रचना या अर्थ विज्ञान। ठीक है, चौथा अर्थ, और पांचवा, ये चार मुख्य मुख्य हो गए।
पांचवा और क्या रख सकते हैं कि किस स्थान पर इसका जन्म हो रहा है। स्थानिक सामीप्यता। ठीक है, स्थानिक सामीप्यता। भाषा पर जलवायु का प्रभाव होता है, भाषा पर क्षेत्र का प्रभाव होता है। तो उसके इतिहास में यह भी शामिल है, मैंने पहले कहा इतिहास का मतलब हमारे माता पिता, हमारा जन्म स्थान, नहीं तो हम संदिग्ध हैं ही, है ना। ये हुआ। चलो, और क्या ध्यान में रखना है इसमें? सॉरी। इसमें तो बहुत सारी बातें हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। बड़े स्तर पर हम लगभग लगभग 18 भाषा परिवार देखते हैं। कुछ आपके काम के हैं, कुछ काम के नहीं है। फिर देखो, भौगोलिक भूखंड एवं भाषा परिवार। अगर पूरे विश्व को आप भौगोलिक भूखंडों में बांटें, बड़े बड़े भूखंडों में कौन कौन आएगा? सबसे पहले यूरेशिया, यूरेशियाई भूखंड। और नीचे आ जाओ, अफ्रीकन भूखंड, अफ्रीकन भूखंड। ठीक है, अमेरिकन भूखंड। अमेरिकन में उत्तरी और दक्षिणी दोनों को शामिल कर लेंगे हम। डी, प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीपीय देश हैं और द्वीप हैं। और हर प्रखंड की भाषा अलग अलग है, कि वहां की जलवायु अलग है। तो जलवायु के साथ भाषा और परंपरा में कुछ मौलिक भेद आ जाता है। ठीक है, इसी यूरेशियाई भूखंड में कुछ प्रमुख हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, वैसे आप पढ़ तो रहे ही हैं। सबसे पहले देखो, यूरेशिया मतलब होता है यूरोप और एशिया। यूरोप धन एशिया, ये हुआ यूरेशिया। सबसे पहले भारोपीय भाषा परिवार। भारोपी यानी भारत धन यूरोप। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो दोनों आपस में जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं। हिटलर भी अपने को आर्य मानता था, कहीं न कहीं कनेक्शन है अतीत में, इसलिए आपस में जुड़े हुए हैं। दूसरा, इसी में है द्राविड़ भाषा परिवार। द्राविड़ भाषा परिवार। द्राविड़ भाषा परिवार में कई भाषाएं नहीं आती, लेकिन जानना चाहिए। ऐसे ही रूस में एक पर्वत है काकेशस, और जनजाति है काकेशस। तो काकेशी भाषा परिवार या काकेशी परिवार। चौथा, ऐसे उसी क्षेत्र में अ, यूराल अल्टाई, यूराल पर्वत जो है, जो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है, और अल्टाई पर्वत
अल्टाई भाषा परिवार, यह जो पामीर के पठार के ऊपर निकलता है। पांचवा, ऐसे एक चीनी भाषा परिवार, चीनी, चाइना का चीनी भाषा परिवार। और देखा जाए उद्भव के दृष्टिकोण से जापान और कोरिया दोनों का सेम है, जापान और कोरियाई भाषा परिवार। इसी में जोड़ लीजिए और तामी हामी भाषा परिवार। हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये नाम आता है और पढ़ जाते हो आप भ्रम में। तामी हामी, तामी हामी, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सेमेटिक और हेमेटिक भाषा परिवार। इसके अलावा इसी में और है, और हम छोड़ देते हैं सबको, ठीक है। तो मिला जुला के सब 18 लगभग है, मिला करके 18। हमारे काम का क्या है, भारोपी भाषा परिवार, ठीक है। ये और भी इसमें इसमें कितने हैं, इसमें है लगभग लगभग 10 भाषा परिवार, इसमें 10 है, 10। अफ्रीकन भूखंड में 1 2 3 4, 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो 10 7 17। प्रशांत महासागरीय भूखंड, इसमें 1 मिनट, नहीं इसमें 1 है, 1। और प्रशांत महासागरीय भूखंड, इसमें 1 2 3 4, 4 है, 4। अब जोड़ो 18 हो गया, टोटल 18 है इसमें। हमारे मतलब का ये है, यूरेशियाई भूखंड में भारोपी भाषा परिवार, ये हमारे काम का है। भारोपीय भाषा परिवार, इसके कई नाम हैं। भारत और यूरोप में जो कनेक्शन था भाषा के नजरिए से, आर्यों का बड़ा उसमें नाम आता है। इसके कई नाम हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं आर्य परिवार, आर्य परिवार। कुछ लोग कहते हैं इंडो जर्मनिक, इंडो जर्मनिक। हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत जर्मन भाषा परिवार। और क्या कहते हैं, भारत हित्ती परिवार, इंडो हिट्टाइट, भारत हित्ती परिवार। हो गया ना, कई नाम हो गए इसके। एक विद्वान थे जिनका नाम था प्रोफेसर अशकोली। अब पता नहीं आपको याद है कि नहीं, हम बता रहे हैं, अशकोली। इन्होंने इस भाषा परिवार को 2 हिस्सों में बांटा, 2 हिस्सों में। अब आधार क्या था, आधार था 100 की संख्या, 100। 100 को कहीं कहीं बोलते हैं केंट, आरो वाला केंट मत समझिएगा, कहीं बोलते हैं सेंट, सेंट परसेंट, हम लोग बोलते हैं 100, संस्कृत में कहते हैं शत, ठीक है। तो जिन जिन भाषाओं में 100 के लिए इस्तेमाल होने वाला पहला अक्षर का है, वे आती केंटुम्बर्ग में। यानी कि पहला है आपका केंतुम्बर्ग, या शतम्बर्ग कह लो, उल्टा कह देते हैं, शतम्बर्ग। और दूसरा है केंतुम्बर्ग। तो उन्होंने इसको आधार बनाया 100 को, है ना।
बल्कि उसको केल्ट भी कहा गया, केंट भी कहा गया, केल्ट भी कहा गया। तो जिन जिन भाषाओं में सौ के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्दों का उच्चारण इस प्रकार हो कि पहला जो अक्षर आवे उच्चारण में वो स हो, तो शतंबर्ग और ऐसे केंतुम्बर्ग दोनों मिलाकर करीब 10 भाषाओं की चर्चा की इन्होंने। हम कुछ का नाम लिख लेते हैं, सबका लिख लेते हैं। शतंबर्ग में पहली भाषा है भारत ईरानी, भारत ईरानी या इंडो ईरानी, इसे ही कहा जाता है आर्य, इंडो आर्यन। ठीक है। दूसरा है आर्मीनी, आर्मेनिया की आर्मीनी। तीसरा है बाल्टो स्लाविक, बाल्टो स्लाविक। ठीक है। और चौथा है अल्बानी, या इलीरियन। ठीक है। यहां पर जो सौ के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुत गहरे में नहीं बता रहे कि नाम बता रहे हैं। तो पहला अक्षर उसका सा उच्चारण वाला होता है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, सतंबर्ग। आपने अल्बानिया का नाम सुना होगा, अल्बानिया। मदर टेरेसा यहीं की थी, मदर टेरेसा ने संत की उपाधि दी गई थी और इन्होंने अ, गरीबों की सेवा की, एनजीओ था इनका अपना। ठीक है। केंतुम वर्ग में कुछ भाषाएं आती हैं, जैसे जर्मनिक भाषा आती है, जर्मनिक। ठीक है। जर्मनिक, केल्टिक, जर्मनिक, केल्टिक। इसके अलावा ग्रीक है, ग्रीक यानी यूनानी। तो खारी है, एक दो तीन, आठ हो गया। इसके अलावा जो है इटैलिक है, हित्ती भाषा परिवार है, नौ। हित्ती है ना, या उसको बोलते हैं हिटाइट। और 10वां और इसको बोलते हैं इटैलिक, इटालिक। आई थिंक इटालियन वगैरह से इसका संबंध होगा। और आपका जो सिलेबस है यहाँ आके टकराता है, यहाँ पर भारत ईरानी भाषा परिवार। वैसे आपने सुना होगा इसको भी, जर्मनी। ये भी आर्य, आर्य से संबंध इसका है। या ग्रीक यूनानी फेमस है। तो खाली शायद नया लग रहा हो आपको, लेकिन पुराना ही है। भारत ईरानी भाषा परिवार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके 3 वर्ग किए, भारत ईरानी भाषा परिवार को, या 3 उपवर्ग। 3 उपवर्गों में बांटा।
तो पहला हो गया आपका ईरानी भाषा परिवार, ईरानी भाषाएं। दूसरा गरद भाषाएं। और तीसरा आर्य भाषाएं या भारतीय आर्य भाषाएं इस नाम से। थैंक यू। भारतीय आर्य भाषाएं। ईरानी आर्य भाषाओं की बात करें, पर ईरानी भाषाओं की बात करें तो वैसे तो कई भाषाएं हैं और सबको बताने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी आपको समझा देते हैं। देखो, आजकल तो नई फारसी चलती है, पहले चलती थी पुरानी फारसी। आप लोग कुछ पूछना चाहें, कमेंट करना चाहें तो स्वागत है आप लोगों का, कह सकते हैं। तो इसमें जो भाषाएं हैं कुछ का नाम बताते हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। एक तो पुरानी फारसी, पुरानी फारसी। पुरानी फारसी में सबसे फेमस किताब है शाहनामा, शाहनामा। और शाहनामा फारस का महाकाव्य, क्या कह लो पहला महाकाव्य ये था। और शाहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने, फिरदौसी। गर फिरदौस बर रूए जमीनस्त, हमी यस्तो, हमी यस्तो, हमी यस्त। अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है, यही है, यही है, यही है, इन्होंने ये कहा था। ऐसे दूसरी फेमस भाषा है अवेस्ता। अब कहो सर अवेस्ता तो किताब है, सही बात है, भाषा भी है किताब भी है। ये है पारसी धर्म ग्रंथ व उसकी भाषा। देखो, देखा जाए यह जो है अवेस्ता संस्कृत के अवस्था शब्द से बना है। संस्कृत शब्द अवस्था से निर्मित, ठीक है। तीसरी भाषा है पहलवी, पहलवी। तो ये जो अवेस्ता की टीका है पहलवी भाषा में है, अवेस्ता की टीका यानी व्याख्या, इसे हम कहते हैं जिंद, जिंद। ये किस भाषा में है? ये है पहलवी भाषा में, पहलवी में है। अच्छा, कहीं कहीं लिखते हैं अवेस्ता द जिंद। इसका मतलब क्या है? ये पूरी किताब नहीं है, इसका मतलब जिंद शहीद अवेस्ता, या उसको कह लें हम जिंदावेस्ता। तो हिंदी में कहेंगे इसको टीका सहित अवेस्ता। अब देखो, जैसे आप रामायण की किताब देखो, लिखा रहता है रामचरितमानस सटीक, तो अवेस्ता सटीक यानी कि जिंद शहीद।
चौथी भाषा, इसी में आती है बलूची, इसी में आएगी पश्तो, इसी में आएगी कुर्द, और वर्तमान में जो नई फारसी है, नई फारसी, उसके अंतर्गत दो भाषाएं आती हैं। एक आता है हुजवारेश, फारेश, और दूसरी आती है पाजंद। दोनों को मिला करके आजकल नई फारसी बोलते हैं, हुजवारेश और पाजंद को मिला करके। वैसे तो एग्जाम में आता होता ज्यादा है नहीं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा जिक्र कर दें इसका। ठीक है, और तो इसकी जरूरत है नहीं। अब नंबर आता है दर्द भाषा का। दर्द भाषाएं, दर्द माने होता है पर्वतीय, पर्वतीय, ऐसे कह लो पर्वतीय प्रदेश की भाषाएं। तो पर्वत तो बहुत जगह पे है संसार में, क्या हर जगह की भाषा ही थी? नहीं। जब भाषा वैज्ञानिकों ने विभाजन किया, वर्गीकरण किया, उन्होंने क्या कहा? कहा दर्दिस्तान की भाषा, दर्दिस्तान की भाषाएं। दर्दिस्तान में क्या आता था? पश्चिमोत्तर पंजाब, पश्चिमोत्तर पंजाब, और कह लो पामीर का पठार, वह जो क्षेत्र था उधर का। तो कौन सी भाषा कहते थे? पहला तो ये पैसाची प्राकृत, प्राकृत। और कश्मीर में आप देखो कश्मीरी, काश्मीरी कह लो, और वहां भाषा है शीना, और है त्राली, कई भाषाएं आती हैं जिन्हें आप कहते हैं पहाड़ी भाषा, है ना। दर्द का इतने मतलब हुआ, और खास करके जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसके विषय में बताया था। में एक भाषा आती है काफिर, है ना। अच्छा, गांव में अगर आप लोग रहते हो और समझाना हो कि पैशाची प्राकृत होती कैसी है, तो आप से किसी का नाम है राहुल, पहले आदमी कहेगा भैया, नहीं सुना, राहुल, नहीं सुना, फिर राहुलवा, और अब कहीं उधर लखनऊ वगैरह में जो होता है अवधी भाषा जहाँ पे होती है, गाली देते हैं, देवी लेके चले जाए, भगवती उठा के ले चले जाए, ऐसे ऐसे, मतलब वो पैशाची प्राकृत है। पैशाची प्राकृत, एक तो प्राकृत कहा, प्राकृत यानी प्रकृत भाषा, बिना स्कूल में और कॉलेज जाए भी उसको आप सीख ही लेते हैं, गाली गलौज तो कहीं ट्रेनिंग तो होती नहीं उसकी, वो सहज होता है। तो एक किताब थी बहुत पहले, उसका नाम मुझे आ रहा है ख्याल, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा, और इसको लिखा गुणाढ़ ने, गुणाढ़, ये थी पैशाची प्राकृत में, पैशाची प्राकृत में। तो गुणाढ़ ने किताब लिखी, में करीब 1 लाख पेज थे, 1 लाख पेज। तो पेज कैसे होते थे? अगर आप
कभी ताड़पत्र देखो, ऐसे होता है लंबा लंबा ताड़पत्र, ऐसे इसी में रस्सी से बांध देते हैं इसको, ऐसे ताड़पत्र को ऐसे इस पे इसी से लिखते हैं, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक गुच्छा रहता है, ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो पोथी टाइप का होता है। तो 1 लाख पेज थे उसमें। कोणार्थ जो है राजा के पास गए और ये बताया कि भाई कविता लिखे हैं, किताब लिखे हैं, बृहत कथा मंजरी, कुछ इनाम वगैरह मिल जाएगा, पंडित आदमी थे। गए और राजा खुद कविता लिखता था, या उसको चिढ़ रही होगी, उसने कहा भाई गो बैक, वापस जाओ। बड़ा तकलीफ हुई, बड़ी मेहनत से लिखे थे, पैसा जेब में था नहीं। आ गए जंगल में, एक बनाया कुंड, कुंड आप जानते हैं, एक कुंड बना दिया, हवन कुंड। और उसी कुंड में एक एक पन्ना फाड़ करके डालते गए, पढ़ करके डालते, पढ़ करके डालते, जला दिए पन्ने को। तो इतने पीड़ा में थे, दर्द में थे, जंगल के जितने भी जीव जंतु थे सब रोने लगे। आग लग गई, और राजा के महल में भी आग लग गई। तो राजा ने पता लगाया, ज्योतिषियों से पूछा कि भाई आग क्यों लगी। पता लगा कि भाई एक ब्राह्मण है और जिसको बड़ी पीड़ा है, कष्ट है, ऐसी सी बात है। राजा बुलाए और उन्होंने माफी मांगा उनसे। तो ये जो बृहत कथा मंजरी थी, इसमें फिर 10,000 पेज बचे थे, 10,000 पेजेस बचे थे, 90,000 खत्म हो गए। इसी किताब को लेकर के जो बचे थे 10,000 पेज, एक नई किताब बनी, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। अब ये संस्कृत में है। जो कथा सरित सागर है, ये किस भाषा में है? संस्कृत में है। और ये सोमदेव ने लिखा, कहानी उसी की है, सोमदेव एक प्रकार के संपादक थे ये। एक तो मेरे जहन में एक किताब याद आती है ना, गुणाढ़ की बृहत कथा मंजरी। उसके बाद नाम आता है भारतीय आर्य भाषाओं का, भारतीय आर्य भारतीय आर्य भाषाओं में हम 3 भाषाओं को शामिल करते क्या है, देखो साफ साफ आज दिखाते हैं। एनीवे, इसमें सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषाएं, के बाद मध्यकालीन आर्य भाषाएं, इसके बाद आधुनिक आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषा। कालखंड को लेकर बड़ी दुविधा है, इनकी टाइमिंग क्या मानी जाए। पुस्तकों में लगभग 1200 सॉरी 1200 या 2000 बताते हैं। हमारा विचार कुछ और है, तो हम ले जाते हैं करीब 3000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा, ठीक है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट ये होता है, ईसा पूर्व को बोलते हैं हम लोग बीसी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले। एक होता है ए डी, एनो डोमिनी, ए डी यानी आफ्टर
फिर एनो डोमिनी। नीतू चौधरी, हाँ, पीजीटी नेट दोनों के लिए है। नेट में क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा है, किताबें ज्यादा हैं उसकी, बाकी सिलेबस सेम है। भाषा विज्ञान हो चाहे काव्य शास्त्र हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, पुस्तकों की सूची हो, सब एक जैसा, विचारधाराएं हो, सिर्फ कुछ किताबें अलग से जोड़, तो आप पढ़ सकते हो आराम से। नेट का रिजल्ट आया है अभी, कल फोन आया था 3 बच्चों का, एक जेआरएफ और 2 नेट हुई थी, बाकी भी सूचना आएगी। चलिए, इसमें 2 भाषाओं को हम शामिल करेंगे। एक तो शामिल करेंगे अ, वैदिकी को, वैदिकी या वैदिक संस्कृत। थोड़ा विस्तार इसमें ज्यादा रहता है, बाकी सब सेम है। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक ये हुआ आपका 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईसा पूर्व। ये है आपका 800 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, लगभग 300 के आसपास समझो। ठीक है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसवी, और इसमें 3 आते हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसवी, प्राकृत में प्रथम शताब्दी ईसवी से लेकर के 500 ईसवी, 500 ईसवी से लेकर के 1000 ईसवी, ये 3 हो गया। आधुनिक आर्य भाषाएं 1000 ईसवी से लेकर के अब तक। आधुनिक में ही आती है ये, में कि हिंदी है, गुजराती है, बांग्ला है, बांग्ला उड़िया है ना, असमिया है, मराठी है, आधुनिक आर्य भाषाएं में आपको मतलब इसी से है ना। तो हम लोग इसको उठा लेते हैं, कैच कर लेते हैं, इनका नंबर आ जाएगा। वैदिकी, वैदिकी में क्या है, वेदों के समय का ज्ञान। वैदिकी साहित्य में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेद। वेद कितने, 4 वेद। 4 वेद कौन कौन है, सबसे पुराना है ऋग्वेद, के बाद साम वेद, के बाद यजुर वेद, के बाद अथर्व वेद। ठीक है, तो पहले 3 ही थे। पहले तो इसको लिखो आप, सबसे पुराना, सबसे पुराना। और दूसरी बात, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को की विश्व
धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। अच्छा, साम, ऋग और यजुर, इसको बोलते थे पहले वेद, तीन ही वेद थे, वेद त्रयी। चौथा वेद आता है अथर्ववेद, बाद में आता है। ठीक है। यहाँ पर जो साम वेद था, साम, साम माने होता है संगीत। तो ऋग्वेद के ही तमाम मंत्र गायन पद्धति में सामवेद में शामिल किए गए हैं। है तो ऋग्वेद के ही मंत्र, लेकिन वो शामिल किए गए हैं गायन पद्धति से, तो सामवेद में। आगे देखो, 6 वेदांग में शामिल करते हैं। और अगर वेद को पढ़ना है तो वेदांगों को जानना है। में क्या क्या पढ़ेंगे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब देखो, वेद पढ़ने का अधिकार तो अतीत में भी था, शिक्षा था। शिक्षा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार था। और हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत पुराना महत्व है। दूसरा कल्प, कल्प का मतलब होता है निर्माण, है ना, या रचना। व्याकरण, ग्रामर। निरुक्त माने होता है व्याख्या। इसके आचार्य थे, निरुक्त के आचार्य यास्क मुनि। देखो, एक अच्छाई थी यहाँ पर। अच्छाई ये थी कि अ, जटिलता को आसान करने के लिए व्याख्या अलाउ थी। समझ रहे हैं? माने ये नहीं है जो कह दिया जाए अंतिम सत्य है, आप स्वयं उसकी व्याख्या करो, समझो। रूढ़ अर्थ हो जाता है ना समय के साथ, तो लोग उसको भूल जाते हैं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि सच्चाई को हम जाने, सत्य को हम परखें, समझें। तो निरुक्त की मतलब पद्धति भी पहले थी। छंद, छंद के जो आचार्य थे, आचार्य थे पिंगल मुनि। पिंगल, पिंगल मुनि, इसलिए इसे हम कहते हैं पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगल शास्त्र। ठीक है। ज्योतिष, ज्योति का मतलब है रोशनी या प्रकाश, यानी कि किसी भी चीज के सारे पहलुओं को जानना, आंतरिक और बाह्य। अपने आंतरिक मतलब शरीर रचना को समझना, बाह्य मतलब होता है, सॉरी, बाह्य मतलब रचना को समझना, आंतरिक मतलब होता है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को समझना, सूक्ष्म जगत को। ऐसे भविष्य को जानना, भूत को जानना, यानी कि तीनों कालों पर प्रकाश पड़ना। ये एक प्रकार का ये आविष्कार था हमारा, हमारे शास्त्रों का, ये आता है इसमें। के बाद जो है, वेद के 4 भाग आते हैं। वेद के 4 भाग आते हैं। कौन कौन से? पहला था संहिता, यानी कि आचार के नियम। वेद का पहला भाग। ऋक् संहिता, साम संहिता, यजुः संहिता, अथर्व संहिता, सभी में थे। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। यानी समाज को संचालित करने के लिए जो नियम बनाए गए वो संहिता में डाले गए। इसके बाद ब्राह्मण,
ब्राह्मण का मतलब कर्मकांडीय भाग, कर्म कांडीय भाग। और तीसरा है आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है, अरण्य माने जंगल, जंगल में प्राप्त अनुभव, ऐसे लिख लो। तो चारों वेदों के संबंध में आरण्यकों का विचार किया जाता है। और चौथा है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद वेद का अंतिम भाग है, इसलिए हम बोलते हैं वेदांत। और उप माने होता है समीप, और निषद माने होता है बैठना, हाथ है बैठना। तो किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना, ज्ञानी के समीप बैठना, और उनके समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। तो यहां पर इसको हम बोलते हैं, ये है ज्ञान के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में, परलोक के संबंध में, है ना। कुछ उपनिषद बड़े काम के हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऐतरेयोपनिषद। इसको बोलते हैं सबसे पुराना, और ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय को शूद्र कहा गया, फिर कर्म के आधार पर, साधन भजन के आधार पर श्रेष्ठता प्राप्त किया उन्होंने, तो फिर ब्राह्मण कहे गए। ये हुआ। ऐसे हम बोल सकते हैं कठोपनिषद। कठोपनिषद, कठोपनिषद जो है, यह है यम नचिकेता संबंध संवाद। कठ माने होता है मृत्यु। तो इनके जो नचिकेता के पिता थे उद्यालक ऋषि, ऋषि अरुण के पुत्र आरुणि, उद्यालक जो है एक यज्ञ कर रहे थे, विश्वजित यज्ञ, और उसमें उन्होंने ढेर सारी बूढ़ी बूढ़ी गायें दान की। तो नचिकेता बेचारा टेंशन में आ गया, कहा कि देखो नाम हो रहा है दान करने का, बूढ़ी गायें किसी काम की नहीं। बस देखो गाय दूध देती थी, दूध से मक्खन दही बनता था, घी बनता था, और गाय का गोबर लीपने में काम आता था। गोबर सूख जाए तो कंडी उपली जो होता है वो भोजन बनाने के काम आता है, मच्छर भी आप लोग भगाते हो उससे। और गोवंश से जो जानवर थे, बैल बैल वगैरह खेती में काम आते थे, बैलगाड़ी ढोने काम आती थी। तो गायों का बड़ा महत्व होता था उस जमाने में। तो ये कर रहे थे, और बूढ़ी गाय दे रहे थे। तो नचिकेता ने कहा, मैं तो आप बहुत प्रिय हूं आपका, मैं इसको आप दान करोगे? बोले कि तुमको यमराज को देता। कहे थे गुस्से में, खूब पछताए, लेकिन नचिकेता ने कहा पिताजी की आज्ञा है। और अच्छा पुत्र और शिष्य वही होता है जो गुरु और पिता की बात को ग्रहण कर लेता है। चल पड़ा, यमराज के यहाँ पहुंचा, 3 दिन 3 रात रुका रहा, फिर कहीं बाहर गए थे। यमराज की मैडम जी मिसेज थी, कहा बेटा बैठो, आए तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा 3 रात के बदले 3 वरदान मांग लो। तो पहले वरदान में मांगा उन्होंने कि भाई पिताजी हमारे प्रसन्न चित्त हो जाए जब मैं जाऊं। दूसरे में अग्नि विद्या का उपदेश मांगा, और तीसरे में मृत्यु का रहस्य, मरने के बाद आदमी जाता कहाँ, क्या होता है। तो दो पुस्तकें, एक तो सॉरी ऐसे लिखो, एक पुस्तक है नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतो नासिकेतो सॉरी पाख्यान। ये आपके आगरे के पंडित जी थे सदल मिश्र, लिखा करते थे। दूसरी किताब आत्मजयी, 1965 की किताब है, कुंवर नारायण का महाकाव्य है। और आगे चल करके ज्ञानपीठ अवार्ड मिला कुंवर नारायण को, और इस पुस्तक को मिला व्यास सम्मान, इस पर है आधारित। ऐसे एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद।
मुंडकोपनिषद। तो कहते हैं कि सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है यहीं से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ये इस समय क्या है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। और एक और बता दें, छांदोग्योपनिषद। छांदोग्यो छांदोग्योप अब ये जो है छांदोग्योपनिषद, इसमें अंगिरा का उनका संवाद है कृष्ण का। जबालोपनिषद, एक इस पर भी एक किताब है, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का उपन्यास है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसमें जो है महाराज जानुश्रुत की बेटी जबाला और ऋषि रैक्व की शादी हो जाती है। तो ये हो गया। तो फिलहाल हम लोग जो है आज यहीं पर लेंगे विराम, है ना। और उसके बाद अगले हिस्से में हम लोग अच्छा एक और बता दें आपको, एक और बता देते हैं। कोई बात नहीं, में एक हमको घटाना है। यहाँ लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। लौकिक संस्कृत, लौकिक लौकिक संस्कृत की कोई परिभाषा नहीं दी गई। कहा कि जो पाणिनि की किताब है, पाणिनिकृत कृत अष्टाध्यायी, ठीक है, इसी की भाषा लौकिक संस्कृत है। जैसे रामायण किसने लिखा, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि है। महाभारत वेदव्यास, या और लिख ले किरातार्जुनीयम, भारवी की किताब है। जो संस्कृत की पुस्तकें थीं, ज्यादातर बाद में जो महाकाव्य वगैरह थे सब इसी में आ जाएंगे। तो हम लोग जो है अ, इसी पे लेंगे आज विराम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं विराम। आप लोग रखो अपना ख्याल, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।